तो देखिए बच्चे क्या कहता है, मैनी ए मैन अलोंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड। देखो कॉन्सेप्ट समझ ले, जब मैनी का यूज होता है तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें मैनी बॉयज, अब कोई भी चाहे डू चाहे बी चाहे हैव वाली कोई भी वर्ब लगाओ लेकिन प्लूरल। इसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि मैनी ए आने पर या मैनी एन आने पर हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो जैसे हमने लिखा मैनी ए बॉय, मैनी ए, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन, और अब जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो चाहे डू चाहे बी चाहे हैव। तो हमने कहा मैनी ए बॉय इज। अब इन दोनों में फर्क देखो, इन दोनों में फर्क देखो। मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो मैनी के बाद ये प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब। मैनी ए के बाद ये सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब। तो हमने कहा कि भाई मैनी बॉयज आर, मैनी ए बॉय इज। अब इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। अब चाहे आप मैनी से बना लो या मैनी ए से, दोनों का मीनिंग होता है सेम, तो सेम मीनिंग है। तो लॉजिकली ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट तो हुआ ये। तो हमने यहां पर देखा कि मैनी ए, देखिए बच्चे आंसर कहता है मैनी ए के बाद अब ये सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन। लेकिन उसके तो ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब अलोंग विद क्या हुआ, अलोंग विद हुआ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, ए फ्यू फ्रेंड्स। तो ए फ्यू फ्रेंड्स, तो ए फ्यू फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्ट हो गए। क्यों हो गए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्यों हो गए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑफ माइंड, ऑफ माइंड ऑफ प्रेपोजिशन है, तो भाई माइंड क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर यहां पर ये जो आर आ रहा है, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो इस आर वर्ब का सब्जेक्ट होगा मैन। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहां माइंड को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। रीजन, अलोंग विद की वजह से फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट बन गया, प्रेपोजिशन ऑफ की वजह से माइंड सब्जेक्ट बन गया। तो भैया क्या कहता है, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, तो मैनी ए के बाद मैन सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, तो आर की जगह पर इज का यूज होगा बी में एरर। तो एरर बी में है, इन प्लेस ऑफ आर यूज इज। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई कीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। गुड गुड। हेलिश, हेलिश ये बड़ा अजीब सा नाम है हेलिश। हेलिश तो सुना है, हेलिश क्या है, हाँ जी हेल से बना है क्या ये शब्द। हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को देखिए कौन सा है, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, देख लीजिए। अच्छा एक चीज और, इसमें जो एरर है ना वो किस टॉपिक से है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक से एरर है। ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है ना, ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से है। अब आप यहां पर एरर बताइए, आइए बेटा एरर बताइए। हाँ गुड। नेक्स्ट एबीसीडी। तो जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या कहता है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर, तो हमने कहा द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद आया ये ऑब्जेक्ट हो गया। आर वेटिंग, तो यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा, तो ये ठीक है। वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, तो इसमें मेरे को अभी कोई गलती नजर आ नहीं रही, लेकिन औरों को भी देखते हैं, है ना। और वेट के साथ फोर फिक्स्ड है बेटा, वेट के साथ फोर फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वेट फॉर, किसी का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर समवन। आगे द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो कॉम्पिटिशन के हैज बीन, तो यहां हैज कैसे लग सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो ऑब्जेक्ट बन गया जैसा यहां बताया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहां हैज है भाई, ये तो गलत है, ये गलत हो गया। तो यही पॉइंट यहां पर है, हमें चाहिए प्लूरल वर्ब, यहां इज आ गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, कॉम्पिटिशन तो ऑब्जेक्ट है। फिर कहता था पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज, और यहां पर भी इज हो गया, तो यहां पर भी इज हो गया। अगर यहां पर भी इज हो गया तो एबीसीडी है। अच्छा ये नहीं है, ये टाइपिंग एरर है ना, ये टाइपिंग एरर है,
टाइपिस्ट ने से टाइप कर दिया, टाइपिंग एरर है। तो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज, तो अब जरा देखो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकती है? तो तीनों में सिंगुलर वर्ब है, तो ये गलत हुआ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो आंसर ए। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये टाइपिंग एरर है, इसे नहीं देखना कुछ, ठीक? ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में रिप्लाई करो ना। हैव बीन, तो बेटा हैव बीन तब होता, हेलिश हैव बीन तब होता जब यहां सिंस और फोर वाला टाइम होता है। जब वो सिंस और फोर वाला टाइम देता तो सिंस फोर वाले टाइम के अंदर टाइम खत्म हो जाता है, और जब सेंटेंस में कुछ चीज खत्म होती है तो परफेक्ट बनता है। तो उस वक्त सिंस फोर आने पर हमें बीन देना पड़ता है, सिंस फोर आने पर हमें बीन देना पड़ता है, तो तब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो यहाँ पे टाइम तो खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम खत्म नहीं हो रहा, सिंस फोर नहीं है, तो आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना नहीं सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना नहीं सकते। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बना। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter. A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter. हाँ जी, तीसरे का ABCD, तीसरे का ABCD बताओ। 3 ABCD, 3 का ABCD बताओ। हाँ मेरे बच्चों बताइए, 3 का ABCD बताइए बच्चों। तो देखिए 3 का ABCD, तो अब देखो बात समझते, पहले इसे देखो। मैंने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग हियर। मैंने कहा ए ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग हियर। अब इस सेंटेंस को देखो, अगर आर्टिकल आया, आर्टिकल आता है तो जो फ्रेज होता है, आर्टिकल आने पर फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होता है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो बेटा जो शब्द एडजेक्टिव है आप उसे प्लूरल नहीं बना सकते, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। ध्यान समझे, ध्यान से समझ ले, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, तो आप यहां पे ब्यूटीफुल्स नहीं कर पाओगे, तो ब्यूटीफुल को आप प्लूरल नहीं बना पाओगे। इसी प्रकार से जब कोई नाउन एडजेक्टिव बनता है, इसी प्रकार से जब कोई नाउन एडजेक्टिव बनता है तो नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैंने कहा आई हैव ए बुक, मैंने कहा आई हैव ए बुक, फिर मैंने कहा आई हैव ए, या मैं ऐसे लिखता हूं, प्लूरल बनाता हूं, आई हैव बुक्स, कि मेरे पास किताबें हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। अब मैं बोलूं आई हैव ए बुक्स शेल्फ, कि मेरे पास एक किताबों की शेल्फ अलमीरा है। आई हैव ए बुक शेल्फ। तो अब जरा देखिए, तो आई हैव बुक्स, तो हैव के बाद बुक्स आया, तो हैव के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। ये नाउन ही तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, और हैव वाली वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है ये नाउन है, बुक्स नाउन है। अब मैंने कहा आई हैव बुक्स शेल्फ, तो ए जो हुआ ए आर्टिकल है, नियम है आर्टिकल आता है तो फ्रेज का लास्ट शब्द नाउन होता है, तो फ्रेज का जो अंतिम वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है, ये क्या हुआ? ये नाउन हो गया, शेल्फ नाउन। अब कहता है एक शेल्फ है, लेकिन शेल्फ किस चीज की है? तो बेटा शेल्फ बुक्स की भी हो सकती है, शेल्फ क्लोथ की भी हो सकती है, शेल्फ नॉवेल्स की भी हो सकती है, तो शेल्फ तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो शेल्फ क्या है? नाउन। और अगर आप नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वर्ड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? अब बुक्स एडजेक्टिव हो गया। तो बेटा वो ये कह रहा है कि कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में, कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव बन जाए, अगर बेसिकली नाउन एडजेक्टिव बन जाए, तो उसे प्लूरल नहीं बना सकते, तो आपको एस हटाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से यहां ब्यूटीफुल्स नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यहां बुक्स नहीं हो सकता। तो आई हैव ए बुक शेल्फ, बुक्स शेल्फ नहीं, बुक शेल्फ। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ये बात समझ में आई तो अब देख लो, यहां यही कॉन्सेप्ट तो यहां पर है कि अब हमने देखा ए आर्टिकल आया, तो फ्रेज क्या है? ए 5-man, कि ए 5-man इंक्वायरी कमेटी, ए 5-man इंक्वायरी कमेटी। तो ये पूरे का पूरा हमारा ये जो क्या कहते हैं फ्रेज है। तो ये जो हमारा आर्टिकल आया, तो जो फ्रेज है
उसका अंतिम शब्द इंक्वायरी कमेटी, इसको कंपाउंड नाउन मान लो, ये पूरे के पूरे नाउन मानो, कंपाउंड नाउन इंक्वायरी कमेटी। तो कमेटी का ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, कमेटी कैसे इंक्वायरी की, और बाकी से कंपाउंड नाउन मान लो कि इंक्वायरी कमेटी पूरा ये नाउन हो गया। अब इंक्वायरी कमेटी, अब नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, अब ये तो एडजेक्टिव हुआ कि भाई कमेटी कैसी है, 5 मैन की कमेटी कौन सी है, इंक्वायरी। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाकी इन दोनों को इंक्वायरी कमेटी को कंपाउंड नाउन मान लो। बाकी इंक्वायरी भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो अब यहां पे कह रहा है कि इंक्वायरी कमेटी ये हमारा कंपाउंड नाउन है, और अगर कंपाउंड नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड शब्द जो एडजेक्टिव हो जाता है। तो अब 5 मैन एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? अब 5 मैन एडजेक्टिव हुआ तो आप 5 मैन, तो MAN करेंगे, MEN नहीं कर सकते। तो यहां पर एरर है, MEN को MN करना है। तो ए 5 मैन इंक्वायरी, ए 5 मैन इंक्वायरी अरे भाई कमेटी। अब इन दोनों को, अब जो मैं बता रहा हूं, इन दोनों को आप ऐसे मान सकते हैं कि भैया 5 मैन क्या है, 5 मैन की भी एक कमेटी है, और इंक्वायरी क्या, इंक्वायरी किस चीज की है, कमेटी की, कमेटी को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप इसको एडजेक्टिव नहीं करके इसे कंपाउंड नाउन मान लें, इंक्वायरी कमेटी। तो इंक्वायरी कमेटी 5 आदमियों की है, तो ये यहां पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहां MEN नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो में जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो में क्लियर हुआ कि नहीं? और लेकिन अब ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन इतने सारे हैं, लाइक सिर्फ 11 है यार, लाइक तो बढ़ा दो, लाइक भी कर दो, आ गए हो तो इतना, यहां तक आ गए हो तो लाइक भी कर दो। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन सामने, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सामने आपके अगला। चलो, यस सर में, यस में रिप्लाई आ गया, दैट्स ग्रेट, क्लियर है, दैट्स ग्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन में एरर बताइए बेटा, अगले क्वेश्चन में एरर बताइए। The police released a statement saying this was one of the most vicious attack we have ever seen. We have ever seen. कहता है the police released a statement, पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया है ये कहते हुए कि this was one of the most vicious attack we have ever seen, कि ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक, विशियस क्या होता है, बड़ा खतरनाक अटैक है जो हमने अभी तक देखा है, जैसे भी पहलगाम में हुआ। कहते हैं विशियस अटैक है, ये तो बड़ा खतरनाक अटैक है जो हमने अभी तक देखा है। उन अटैक्स में से ये सबसे मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक्स में से एक अटैक्स ये भी है। तो अब बताइए एरर। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, कुछ बच्चों ने सही किया बेटा। एक समझे, जब भी हम वन ऑफ लगाते हैं, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जैसे मैं कहूं कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज एन इंस्पेक्टर। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों में से, ये जो ऑफ है ये सिलेक्शन को बता रहा है। अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो इस ऑफ का मतलब होता है में से। कहता मेरे विद्यार्थियों में से जो एक विद्यार्थी है, तो ये ऑफ सिलेक्शन को बता रहा है। तो सिलेक्शन, एक में से एक का सिलेक्शन तो ले नहीं सकते, तो कम से कम तो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये 2 से ज्यादा है, तो इसलिए हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। मेरे इतने सारे विद्यार्थियों में से जो एक विद्यार्थी है ना, उनमें से एक इंस्पेक्टर है, वन इज एन इंस्पेक्टर। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो यही बात यहां करी कि वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो अटैक्स, अटैक ज्यादा हुए हैं, इनमें से ये वाला जो अटैक है वो ज्यादा खतरनाक है, विशियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो, कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन मेरे बेटा। बताइए, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड।
ट्रांसलेट करें, इसे ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ये ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। नाउ लेट मी नो द एरर इन द सेंटेंस। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। 5 का तो देखो, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो एरर होगा ना, इज ऑलवेज टेकिंग के स्थान पर ऑलवेज टेक्स होगा, ऑलवेज टेक्स होगा। कह रहा है ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया? तो बेटा देखो कुछ चीजें हैं, जैसे हम कहें यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, आदतन जो होते हैं हैबिचुअल एक्शंस हैं, इसके अलावा प्रोवर्ब्स हैं, डेली रूटीन है, डेली रूटीन है। तो बेटा ऐसे कुछ एक्शंस हैं, इट इज, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं बेटा। कैसे? अब जरा देखो, इसके अंदर आया हैबिचुअल एक्शन, और इस ऑलवेज से भी पता चला कि ऑलवेज ये ऐसा ही होता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन का कॉन्सेप्ट लगा है। कहता द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी के बाद में जो सबसे अच्छी बात है, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है। कहता द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, कि तुम्हारे पापा के बारे में जो सबसे अच्छी बात है ना, इज, वो यह है दैट, कि, तो अब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बेस्ट थिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ही इज टेकिंग लाइफ को पॉजिटिव, वो लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड से ले रहे हैं। तो इट इज नॉट एन एक्शन जो आपको किया जाएगा। लाइफ को अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से ले रहा हूं, तो ये कोई एक्शन नहीं है जिसे बोलते समय किया जाए, ये एक्शन नहीं है, ये स्टेट है कि लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात है तुम्हारे पिताजी की, या पॉजिटिव एटीट्यूड से ले रहे हैं। तो पॉइंट इज, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट, कि जिस एक्शन को आप एफर्ट लगा के कर सको, जिसमें एफर्ट लगता है। अगर मैं लाइफ को पॉजिटिवली ले रहा हूं तो मैं एफर्ट नहीं लगा रहा हूं, ये मेरा एटीट्यूड, ये मेरा हैबिट है। समझ में आ रहा है? ये स्टेट है मेरा कि मैं ऐसे लेता हूं। तो वही फादर का ये स्टेट है। अगर स्टेट है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, तो ऑलवेज टेक्स। तो बेटा ऐसी कुछ सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ले भाई, टाइम ले, तू टाइम ले। चलिए, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। एक्चुअली जब आपके आंसर आने शुरू हो जाते हैं ना, तो मैं सोचता हूं कि भाई अब तो सबने कर लिया होगा। जब आंसर आने शुरू हो जाते हैं तो मैं आंसर देना शुरू कर देता हूं। चलिए आप दीजिए, मुझे आंसर दीजिए इसका ABCD। देखो आ गए ना आंसर, आंसर आने शुरू हो गए। तो मैं सोचता हूं कि इतना टाइम काफी है बच्चे को आंसर लेने के लिए। समझ रहे बेटा बात को? आंसर आने शुरू हो गए, इसका मतलब है बच्चे ने अब सोच लिया है कि ये आंसर है। सही गलत बात की बात, बच्चे ने सोच लिया है कि क्या आंसर है। तो तभी मैंने कहा बच्चे ने अब सोच लिया है तो मैं आप रिप्लाई दे दूं। तो दिस हैपेंस कि मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो देखो ये मैं क्या कह रहा है, 2 years ago। ये जो अगो है, इसका मतलब है कि ये बात पास्ट की कर रहा है। पहले, इसकी हिंदी होगी पहले, 2 साल पहले। ये पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है पहले, 2 साल पहले। अगर ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो फिर प्रेजेंट टेंस कैसे लगा सकते हो? पास्ट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस कैसे लगा सकते हो? कई बार बच्चे से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, करना जरूरी है, ट्रांसलेट करना जरूरी है, लेकिन ट्रांसलेट करके जो हिंदी बन रही है उस हिसाब से आप ये जज करो कि सेंटेंस सही या गलत है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। वहां आपको क्या करना, ट्रांसलेट करके कॉन्सेप्ट इंग्लिश का उसमें अप्लाई कर दो। जैसे आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, कि मैं तो एग्जाम को 2 साल पहले ही पास कर चुका हूं। हिंदी आप ऐसे बोल सकते हो, 2 साल पहले ही पास कर लिया था, ऐसे ही बोल सकते हो। तब दोनों हिंदी कुछ ही बोलो, 2 साल पहले ही पास कर लिया भाई मैंने एग्जाम, ये एग्जाम तो मैंने 2 साल पहले ही पास कर लिया था, चाहे अब कर लिया है, कर चुका है, मतलब आप कुछ भी बोल दो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में। तो ये हमारा टाइम पास्ट का है, तो बेटा टेंस भी पास्ट का। टाइम पास्ट का है तो टेंस भी पास्ट का होगा। तो ये टेंस एरर है, ये एरर है टेंस से। तो अगर अगो आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, तो टाइम पास्ट तो टेंस भी पास्ट। ये प्रेजेंट तो गलत हो गया, आंसर ए। अब मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहा हूं। तुम जो कह रहे हो वो कह रहे हो कि सर मैं
सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करता हूं तो पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, और कर भी लेता हूं तो मेरे को ये नहीं समझ में आता एरर कैसे निकल के आएगा। बेटा देखो, ट्रांसलेशन बेहद जरूरी है, और उसे ठीक करने के लिए आप रोजाना कुछ ना कुछ पढ़िए। मतलब मैं तो कहता हूं कि आप न्यूज की है ना ऐप है 2-3 इंग्लिश की, जो न्यूज की जो ऐप होती है, और ऐप के अंदर पूरी न्यूज 8-10 लाइन में पूरी न्यूज समझा देते हैं। तो आप वो द हिंदू न्यूज़पेपर, 2-3 न्यूज़पेपर के आप ऐप डाउनलोड कर लो। इन शॉर्ट है, एक इन शॉर्ट है, आप उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद रोजाना रीड करो, क्योंकि ये रीडिंग से ही आएगा। बेटा अगर आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा सुन रहे हो तो लिसनिंग ठीक होगा। अगर आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा सुन रहे हो तो लिसनिंग ठीक होगा, और बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो रीडिंग ठीक होगा। अगर सुन रहे हो तो लिसनिंग ठीक होगा, पढ़ रहे हो तो रीडिंग ठीक होगा। भाई चाय पे मीठा डालोगे तो चाय मीठी होगी, कॉफी थोड़ी। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपकी रीडिंग ठीक करनी है तो रीडिंग करनी है तो रीड करो। और जब रीड करते हो कुछ समझ में नहीं आता है तो भैया जो आपके पास इजी अप्रोच हो उससे डिस्कस करो कि भाई इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये क्या होगा, और ये ऐसे बना कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा। आप आ सकते हो तो मेरे पास आप आओ, मेरे डाउट सेशन में बैठो, मैं समझाऊंगा आपको। तो रीडिंग से रीडिंग ठीक होगी बेटा, और फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट फिट करो। चलिए, ड्यूरिंग एन, देख लो, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, किसी भी अर्थक्वेक के दौरान, इट इज एडवाइज, ऐसा एडवाइज किया जाता है, टू टेक कवर अबव ए टेबल, कि आप बेटा कहते हैं अर्थक्वेक के दौरान ऐसा एडवाइज किया जाता है, टू टेक कवर, कि आप अपने आप को कवर कर लो, ढक लो, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर, टू सेव योर लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। कहता अर्थक्वेक आए तो अपने आप को कवर कर लो, कवर मतलब ढक लो टेबल के ऊपर, कि अबव द टेबल, टेबल के ऊपर, टू सेव योर लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। अब देखो, अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको बात समझ में आएगा, क्योंकि अबव द टेबल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और भाई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अगर टेबल के, क्या कहते हैं, अगर टेबल के तो ऑन हो गया, टेबल के अगर ऊपर है कि कोई ये है, एक ये टेबल है, इधर पिक्चर लगी हुई है कोई, तो ये अबव द टेबल है, ये सिचुएशन अबव हो जाएगा, अबव द टेबल, अबव द टेबल। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो ठीक है। लेकिन आप पूरा वाक्य पढ़ो तो कह रहे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके मीनिंग देखो, कहना क्या चाह रहा है। पता है क्या कह रहा है, अगर अर्थक्वेक आए ना तो आप अपनी जान पता है कैसे बचाओ, अपने आप को कवर करके टेबल के ऊपर बैठकर। हे भाई, टेबल के ऊपर बैठोगे तो छत ऊपर नहीं आ जाएगी। सेंस देखो ना, आप टेबल के ऊपर बैठ के अपनी जान बचाओगे, टेबल के ऊपर बैठ के अपनी जान बचाओगे, तो भाई वो छत ऊपर आएगी तो तुम्हारे ऊपर नहीं गिर जाएगी। तो कह रहा है टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के अंडर, टेबल के अंडर छुप के कुछ ऊपर से गिरेगा तो टेबल हमारी कुछ हद तक सेव कर देगी हमें। तो ये समझा रहे हैं। तो यहां पे अबव द टेबल नहीं, अंडर द टेबल होगा मेरे बच्चे, अंडर द टेबल। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। मीनिंग इसलिए तो ट्रांसलेट जरूर करें, ट्रांसलेट जरूर करें, वरना अबव द टेबल चीजें गलत थोड़ी होती है। अबव द टेबल गलत नहीं है मीनिंग के हिसाब से, लेकिन अबव को क्या रख रहा है, टेबल के ऊपर रख क्या रहा है, इंसान को रख रहा है या पिक्चर को कर रहा है। एनी डाउट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आज मुझे टेबल बनाना आ गया तो बेटा चल बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो आया तुझे बनाना। चलो इंग्लिश के एरर भी बनाना सीख ले भाई। टेबल बनाना तूने सीख लिया है, इंग्लिश के एरर बनाना भी सीख। सेंटेंस मुझे बता दिया करो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी मेरे को बता दिया करो, है ना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, चलिए लीजिए, टाइम लीजिए, अब बनाना शुरू कर दिए कीजिए। He used to reply that the only place for which he went was the town library. बनाओ 7 का आंसर, 8 का आंसर, सॉरी, अब तो 8 का आंसर है, दीजिए। 8 कैसे हो जाएगा, 8 कैसे गलत हो जाएगा। ही यूज्ड टू रिप्लाई, तो यूज्ड टू मॉडल है, यूज्ड टू मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो यूज्ड टू के बाद रिप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें कैसे गलती हो जाएगी, ये तो ठीक है। यूज्ड टू के साथ भी बन, चलो नो आइडिया, एक का आया, एक का आया, बढ़िया। रोशनी जाट, अरे वाह, रोशनी जाट का आंसर बढ़िया है,
देखो समझाता हूं। हुआ क्या, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि भाई आई नो द मैन, कहता आई नो द मैन हु लिव्स इन अमेरिका। कह रहा मैं उस आदमी को जानता हूं जो अमेरिका में रहता है। आई नो द मैन हु लिव्स इन अमेरिका, मैं उस आदमी को जानता हूं जो अमेरिका में रहता है। ठीक है, तो अब क्या मैं उस आदमी को जानता हूं, कह रहा किस आदमी को जानता हूं, कह रहा जो अमेरिका में रहता है, तो मींस इट इज द डिस्क्रिप्शन। और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, है ना। जो डिस्क्रिप्शन है उसी को रिलेटिव क्लॉज कहा जाए। और डिस्क्रिप्शन जिस शब्द से शुरू होता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन जिस शब्द से शुरू होता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन। और बेटा जिस शब्द को डिस्क्राइब करते हैं वो एंटीसीडेंट होता है, इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो अब ये कहता है कि अगर एंटीसीडेंट, ध्यान से सुने, अगर एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन है, अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन है, तो आपका जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका जो ये आरपी रिलेटिव प्रोनाउन है, वो या तो हु होगा या हुम होगा, जरूरत के अनुसार इन दोनों में से एक होगा। अगर सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हु, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग को मैं कहता हूं नॉन ह्यूमन। अब कोई चीज अगर नॉन ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन का मतलब ऐसे माने कि अगर ये जो, जैसे ये लिविंग है तो मैंने हु लगाया, अगर यहां कोई नॉन लिविंग होता, एनिमल होता, बर्ड होता, कोई नॉन लिविंग नॉन ह्यूमन हो, यहां एनिमल हो, बर्ड हो, नॉन लिविंग, तो यहां पर मुझे विच या दैट लगाना पड़ता जरूरत के अनुसार, विच या दैट। अगर मैं किसी टाइम को डिस्क्राइब कर रहा हूं, टाइम को, अगर एंटीसीडेंट कोई टाइम है तो मुझे वैन देना पड़ेगा। अगर एंटीसीडेंट कोई रीजन है तो मुझे फिर वाई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, वैसे तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, तो ये देना पड़ेगा। और अगर मुझे प्लेस देना है तो मुझे रिलेटिव एडवर्ब वेयर देना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो बेटा यहां पर फॉर विच नहीं होगा, वेयर होगा, क्योंकि यहां पर ही वेंट वाज द टाउन, ही वेंट जहां वो गया था, जहां वो गया था वाज द टाउन लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी। तो ये प्लेस की बात कर रहा है। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट, वो ये रिप्लाई किया करता था द ओनली प्लेस। तो अब ये जो द ओनली प्लेस है ये एंटीसीडेंट है। तो प्लेस, अब ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है तो वेयर ही लगेगा ना, प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है तो वेयर लगेगा। तो वेयर ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। तो बेटा इन प्लेस ऑफ फॉर विच, इन प्लेस ऑफ फॉर विच हमें यहां पर लिखना है वेयर। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, वो क्या दिक्कत हो रही है, क्या 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 चीज क्लियर नहीं हो रही है बेटा, मुझे बता दे, क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है मुझे बता दे। बाकी तो ये कॉन्सेप्ट बताओ पहले मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ये क्लियर हो, गुड। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, चलिए रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई कीजिए। कहता है शी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। शी ऑफन एक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। अच्छा, कभी कभी धुंधला दिख रहा है स्क्रीन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, है भाई, देखना कभी कभी कह रहा है धुंधला दिख रहा है, कभी कभी चेक कर लो, चेक करवा लेते हैं भाई। एरर 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 9 का, तो देखो ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये एरर है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड होती है या तो वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ, इन तीन के साथ जो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। तो अब जरा हम बात करें तो जो बात है एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, लेकिन किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना तो एक्यूज ऑफ होता है, आरोपित करना। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वर्ब के साथ एक्यूज के साथ ऑफ लगेगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कि वह अक्सर एक्यूजेस हिम ऑफ ए लैक ऑफ मोरालिटी, वह अक्सर उस पर दोष लगाती है मोरालिटी
की कमी होने का दोष आरोपित करती है। तो यहां पे क्या है, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, फोर नहीं। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम फोर का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? फिक्स प्रपोजिशन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, याद करना पड़ेगा। जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट, जहां याद करना है वहां याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भाई और बहनों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो हम चाहते हैं कि आप इसका लॉजिकली रिप्लाई कीजिए। बताइए 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 बताइए। सर मोरालिटी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मोरालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल है। तो द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड bit a more careful while executed the orders of the company। हाँ, एरर बनाया, चलिए। अरे वाह, रोशनी, जब एक्चुअली बच्चे एबीसीडी करते हैं तो कहीं तुक्का होता है, ये रोशनी जो है मतलब आंसर भी बता रही है कि क्या हो। बेहतरीन रोशनी बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा। तो बताए यहां पे एरर क्या होगा, यहां पर जो एरर होगा वो ये एरर होगा, एग्जीक्यूटेड की जगह पर एग्जीक्यूटिंग आंसर बनेगा, एग्जीक्यूटेड की जगह पर एग्जीक्यूटिंग आंसर बनेगा। अब कहता है ऐसा हुआ क्यों बेटा? अब जरा देखो, मैंने जरा सेंटेंस लिखा कि भाई आई टीच इंग्लिश, कहता आई टीच इंग्लिश वाइल ही टीचेस मैथमेटिक्स। तो इस सेंटेंस में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार मैं वाइल को डिस्कस करूं तो वाइल एक इस क्लॉज और एक इस क्लॉज, तो ये क्लॉज उपवाक्य बड़े वाक्य में आया, एक छोटा वाक्य, ये क्लॉज, दो एक जैसी चीजों को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन। तो भाई वाइल यहां पर तो कंजंक्शन है, लेकिन अब जैसे मैं बोलूं कि she speaks to her friends, she speaks to her friends, वो अपने फ्रेंड्स से बातें करती है। कहता है while learn या learning इंग्लिश। अब क्या आना चाहिए, while learn या learning इंग्लिश। तो क्या आप यहां पर ये जो while है उसे ऐसे कंजंक्शन बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप इसे तो क्लॉज मान लोगे, आगे तो क्लॉज ही नहीं है, क्योंकि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, एक वर्ब तो है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये यहां पर अब ये क्लॉज while जो है क्लॉज को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये अगर कंजंक्शन नहीं है तो अब ये प्रेपोजिशन। तो while कंजंक्शन भी होता है और while प्रेपोजिशन भी होता है, और हम जानते हैं अगर प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, और अगर प्रेपोजिशन के बाद हम लिखें प्रेपोजिशन, मैंने कहा ऑन द टेबल, मैंने लिखा ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब ऑन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए ऑन को, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए ऑन को, तो क्या करेंगे? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो नहीं आ सकती, तो वर्ब को नाउन बनाने का तरीका उसमें आईएनजी लगाकर जिरंड बना दो। तो फिर आपको करना पड़ेगा ऑन गोइंग, ऐसे। तो बेटा प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आता है। तो बेटा अब ये प्रेपोजिशन है तो मुझे यहां लर्निंग जिरंड करना पड़ेगा, तो मुझे लर्निंग बनाना पड़ेगा। सेम एज वाइल यहां पर दो क्लोज को जोड़ नहीं रहा, तो यहां पर वाइल प्रेपोजिशन है, और अगर प्रेपोजिशन है तो उसे जिरंड चाहिए, तो एग्जीक्यूटेड नहीं एग्जीक्यूटिंग होगा। तो यहां इन प्लेस ऑफ एग्जीक्यूटेड हमें लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिंग। नाउ लेट मी नो। तो बहनों और भाइयों, मुझे बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो बेटा इतने सारे क्यों एसएमएस भेज दिए भाई, एक ही चीज को तूने कॉपी पेस्ट मार दिया, किसी और को तो रिप्लाई देखने थे।
तूने तो कर दिया मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। चौधरी कपिल डांगी, इतना एक ही चीज को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट है भाई, तू ही दूसरा कोई नहीं। बेटा ऑफलाइन करना, आप इंदौर आओ तो इंदौर आएंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर गाइड करूंगा तो मैं सिखाऊंगा कैसे, मैं एरर के रिप्लाई कैसे करूंगा अगर मैं यहां पर गाइड करूंगा आपको। तो आप सीएमसी में आए, सीएमसी में जब आएंगे आप तो मेरा डाउट सेशन होता है, तो आप रिसेप्शन पे मेरे से बैठकर बात कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, तैयारी करनी है। लेकिन अभी ऑनलाइन तो नहीं बता पाऊंगा ना बेटा, फिर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट कैसे सिखा पाऊंगा अगर मैं बातें करूंगा तो। समझ रहे मेरे बेटा, है ना, प्रैक्टिकली बातों को सोचो। तो मैं यहां पर आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे नहीं पाऊंगा, यहां पर हम इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, ठीक है। हाँ हाँ पूछ ले। सावधान, तेरा नाम क्या मैं बोलूं, सावधान लड़कियों की नस नस में धोखा भरा होता है। ए भाई क्या नाम रखा है कि सावधान लड़कियों की नस नस में धोखा भरा होता है। ए तो क्या नाम डाला है तुझे, मैं क्या बोलूंगा तो जो कंफ्यूजन है कंफ्यूजन पूछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। दोबारा देख लेना, जब वीडियो ये रिकॉर्डेड रह जाएगी ना यूट्यूब पर, तो इसे दोबारा देखना, है ना, और फिर पूछना। हाँ गुड गुड गुड। हाँ देखो चौधरी साहब को समझ में आ गया। चलिए अगला, आंवला जूस इज रिच विथ विटामिन सी। यहां पर भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यहां पर भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जैसा मैंने बताया कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन तीन चीज के साथ फिक्स्ड होती है, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ, तीन चीजों के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है। और जो हमारी सिमसी की बुक है पीछे की तरफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन दे रखी है, याद कीजिए। तो यहां पर जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो बेटा रिच के साथ इन आता है, रिच इन। कोई भी चीज किसी चीज से भरी हो, कोई चीज किसी चीज से समृद्ध हो, तो आंवला जूस इज रिच इन विटामिन, कि मतलब आंवला जूस जो है वो भरा होता है, आंवला जूस में भरा हुआ होता है क्या, विटामिन सी। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम इन लगाते हैं, तो कहता है आंवला जूस के अंदर पूरी तरह से भरा हुआ होता है विटामिन सी। तो इनसाइड समथिंग की बात कर रहा है, तो रिच इन होता है प्रेपोजिशन। क्योंकि यहां पर रिच का मतलब, यहां पर रिच का मतलब अमीर से नहीं है, यहां पर रिच का मतलब है समृद्ध से, होना किसी चीज का, कंटेन करने से है। समझ में आया बेटा, यहां पर ये कंटेन करने से है। अगर ये बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे, ठीक है। हाँ इन आएगा। तो रोशनी तू तो कमाल आंसर दे रही है बेटा, तू तो कमाल आंसर दे रही है, तेरा तो निकल जाना चाहिए एग्जाम, तेरा तो निकल गया होगा अभी तक एग्जाम, बढ़िया है। हाँ जी, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो बेटा इसके अंदर देख लो गड़बड़, गड़बड़ क्या है कि बेटा वर्ब की हमारी 5 फॉर्म्स हैं, V1 वर्ब के 5 फॉर्म्स है, 5 फॉर्म को देखो, जैसे V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो जैसे हम बात करें यहां पर स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और 5th स्पीक्स। तो बेटा ध्यान दें, जब भी आप बी की वर्ब लगाते हो, बी की कोई भी वर्ब लगाते हो, बी की इज, ए, मार, वाज, वर, बीन, बीइंग, अगर बी की फॉर्म के बाद वर्ब लगेगी तो अगर तो या तो लगेगी V4 मतलब ये वाली, और या फिर लगेगी V3 मतलब ये वाली। ये 3 वर्ब आ ही नहीं सकती बी की फॉर्म के साथ, ये 3 वर्ब नहीं आ सकती, V3 V4 बस। V4 बी की फॉर्म के बाद V4 तब लगेगी जब एक्टिव वॉइस होगा, बी की फॉर्म के बाद V3 तब लगेगी जब पैसिव वॉइस होगा। जैसे हमने कहा रीना इज कुकिंग फूड, हमने कहा रीना इज कुकिंग फूड, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब हमने कहा फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रीना, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रीना। तो आप चेक कर लो बेटा, आप चेक कर लो, तो इज बी की फॉर्म है और बीइंग भी बी की फॉर्म है, तो बी की कोई भी फॉर्म है तो बी की फॉर्म के बाद या तो V4 होगा, बी की फॉर्म के बाद या तो V4 होगा, लेकिन एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट काम करे, तो रीना इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद V3 होगा,
कहता है बी की फॉर्म के बाद B3 होगा, लेकिन वो पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस तब होगा जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़े। यहां सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, यहां सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो रीना खाना पका रही है, खाना रीना के द्वारा पकाया जा रहा है। तो बी की फॉर्म के बाद या तो V4 या V3, तो यहां तो V4 या V3, तो यहां पर ये बी की फॉर्म है। अब ये बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म के बाद, अब बी की फॉर्म के बाद अब आप V1 तो लगा नहीं सकते ना हरी, तो गलत हो गया। तो अब ये गलत हो गया, तो इसे ठीक करने के लिए तो यू मस्ट हरी, आप बी हटाई दो। तो यहां पे मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें जल्दी करना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोबेबल कंडीशन। तो आंसर जो होगा बी हट जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आज सिर्फ 12 क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, कोई बात नहीं। देखो 45 मिनट क्लास होती है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूं मैं आंसर जल्दी जल्दी देने की। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, सर मैथ्स वीक है मेरा। अरे भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तुम मैथ्स का को मेरे से मैथ्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो। थोड़ा यार हैव सम लॉजिक दोस्त, हैव सम लॉजिक। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तुम मैथ्स के बारे में मेरे से डिस्कस कर रहे हो। इंग्लिश के बारे में पूछो तो कोई बात भी है ना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।